संपत्ति का वंशानुगत स्थानांतरण ने विश्व को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। पहला वर्ग जो है वह है अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। इसी पर ओईसीडी का हम लोग एक समरी रिपोर्ट देखने वाले हैं कि आखिरकार विश्व में किस तरह से गरीबी बढ़ते जा रही है, अर्थात गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर क्यों अमीर होते जा रहे हैं। प्रथमतः विश्व में जो पद्धति स्वीकार करने लायक है कम से कम अभी 21वीं सदी में, वह मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, अर्थात मेरिट व्यवस्था पर जो योग्य है वही व्यक्ति आगे बढ़े। लेकिन जो वंशानुगत संपत्ति का स्थानांतरण है वह इस बात को नकार देता है। चाहे किसी का औलाद कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, वह संपत्ति उसे संपूर्ण रूप से टोटली ट्रांसफ़र हो जाता है। और विश्व में इसके कारण हुआ क्या है कि आज भी वंशवाद जीवित है। कहने को तो लोकतंत्र में वंशवाद खत्म हो चुका है, लेकिन संपत्ति अर्जन में, सृजन में वह वंशवाद अभी भी लागू है। और इस पर जो है बहुत ही कम रिपोर्ट अभी तक भी कम ही आए हैं और इस पर नज़र भी कम जाती है, चर्चा भी कम होती है। कुल मिला के कुछ जो पश्चिमी देश हैं इस पर बहुत कम बोलती हैं और कुछ प्राइवेट संस्थाएं या फिर ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है तो इस पर कुछ बातें होती हैं, लेकिन वह बहुत ही कम है। और कुछ यूनाइटेड नेशंस की जो संस्था है इनइक्वालिटीज इंडेक्स निकालते हैं, वह भी बहुत ही सीमित स्तर पर लोगों को अभी तक पता है। अब होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने बच्चे को सारा संपत्ति ट्रांसफ़र कर देता है तो वह तो पैदा होते ही उसके मुंह में तो चांदी का चम्मच लग गया। लेकिन कोई बच्चा जब गरीब घर में पैदा होता है तो उसके जीवन पथ में सारे सूल और कांटे भरे होते हैं। और जबकि लगभग विश्व के हर संविधान में समानता की बात की जाती है, लेकिन संविधान लिखने वाले ने उसका दायरा अभी तक उतना फैलाया नहीं था। पूरी दुनिया इस असमानता से ग्रस्त है, लेकिन इसको सुधारने के लिए कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है। असमानता का आलम यह है कि लोग 5 से 10% लोगों के हाथों में ही 80 से 90% संपत्ति उस देश का संपत्ति उसके हाथों में आ गया है। इस आंकड़ों को देखिए, आप अंत में यूनाइटेड नेशन का देख सकते हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि 10% लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उसके पास लगभग 80% अमेरिका की संपत्ति उनके पास है। और लगभग कमोबेश जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं सबका हालत वैसा ही है। 40 से लेकर 80% के बीच जो है झूल रहा है, अर्थात केवल 10% लोगों के पास ही 80% संपत्ति। यह तो नाइंसाफ़ी है और ऐसा ही हालत भारत का भी है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि यह संपत्ति वंशानुगत स्थानांतरित होता रहता है, तो ये जो 10% लोग हैं हमेशा उस संपत्ति पर काबिज रहेंगे, क्योंकि वह संपत्ति उसको ट्रांसफ़र होता जाएगा और यह चक्र लगातार चलता जाएगा। जब तक इस विशेष चक्र को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक यह हालत बनी रहेगी। और आलम यही रहेगा कि 80 से 90% लोग 5 से 10% संपत्ति पर जीवित रहेंगे और गरीबी लगातार बनी रहेगी। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर गरीब ना हो, और गरीब होने का एकमात्र कारण है यह है असमानता, धन का स्थानांतरण, वंशानुगत होना। खास तौर से जब पश्चिमी देशों की बात करते हैं, पश्चिमी देश इतना विकसित है, वहाँ पर अगर अमेरिका की ही बात की जाए तो औसतन जो इनकम है एक व्यक्ति का सालाना वह 64 लाख के आसपास है, जबकि वहाँ पर फिर भी गरीब है। यह कारण है असमानता, धन का स्थानांतरण, वंशानुगत होना। लेकिन पश्चिमी देशों ने इस पर रोक लगाने के लिए, इस असमानता को कम करने के लिए एक उपाय भी ढूंढा, और वह उपाय था इनहेरिटेंस टैक्स, अर्थात वंशानुगत कर। इसमें जब पिता अपने पुत्र को संपत्ति का ट्रांसफ़र करता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है, और वह टैक्स का दर जो है 40 से 60-70% तक है। कुल मिला के नॉर्वे, ब्रिटेन में जो यह दर है 40 से 70% के आसपास है। अर्थात अगर 100 रुपये पिता अपने पुत्र को ट्रांसफ़र कर रहा है और वहाँ पर इनहेरिटेंस रेट 50% है, तो पिता जो है 50 रुपये ही ट्रांसफ़र कर पाएगा अपने पुत्र को। इस तरह से असमानता का जो आलम है वह धीरे धीरे कम होता है। लेकिन भारत में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है, और यही कारण है कि संपत्ति जो है टोटली ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले वेल्थ टैक्स भारत में लगता था, लेकिन वह भी ख़त्म कर दिया गया। और ये सारे चीज़ों जो है अमीरों को फेवर करता है। और ये बातें
ऑक्सफैम की असमानता रिपोर्ट तथा यूनेप की इनइक्वालिटीज रिपोर्ट चीख के ये बयां करती भी हैं। अब इस दौरान एक ऐसे मॉडल की भी बात करते हैं जहां पर असमानता पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो वह मॉडल है स्पार्टा का मॉडल। स्पार्टा पहले ग्रीस की एक राज्य हुआ करती थी और ग्रीस पहले दो भागों में बटी हुई थी, एथना और स्पार्टा। स्पार्टा में होता क्या था कि कोई भी बच्चा पैदा होता था, पैदा होने के बाद 6 से 8 साल तक उसकी परवरिश माँ और पिताजी करते थे। 8 साल के बाद वह जो है सरकार का संपत्ति हो जाता था वह बच्चा, और चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, 8 साल के बाद सरकार के संपत्ति होने के बाद उसे आर्मी ट्रेनिंग दी जाती थी और सारे कार्य उसे सिखाए जाते थे, और 20 साल तक उसको सारे प्रशिक्षण देने के बाद महिलाओं को पुनः घरेलू कार्यों के लिए उन्मुख कर दिया जाता था तथा जो पुरुष होते थे विवाह संस्था में बनते थे तथा बच्चे पैदा करते थे, और फिर बच्चा 8 साल तक माता पिता की संपत्ति और उसके बाद फिर सरकार की संपत्ति, यह क्रम चलता जाता था। और इस तरह से जब बच्चा ही राज्य की संपत्ति है तो माता पिता संपत्ति अर्जित नहीं कर पाते थे। जब 20 साल का वह बच्चा होता था तो सरकार ही संपत्ति कुछ देती थी, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो संपत्ति के रूप में कुछ भी एसिड हो, सरकार देती थी। अर्थात यहाँ पर जो माता पिता है अपनी संपत्ति पुत्र को तो ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता था। और इससे लगातार हुआ क्या कि यह जो कहानी आप 2500 साल पुरानी भले हो, लेकिन ऐसे मॉडल अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि उस समय लगभग काफ़ी लंबे समय तक इस मॉडल को जो है ग्रीस ने अपनाया था। कुल मिला के स्पार्टा ने इस मॉडल को अपनाया था। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि ग्रीस अथवा यूनान काफ़ी विकसित भी हुआ था। पर कई लोग यह भी बोलते हैं कि अब जो मार्क्सवाद सिद्धांत है वह साम्यवाद और समाजवाद की तरफ ले तो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और यही कारण है कि उसे हम लोग अपना नहीं सकते, उस मॉडल को अपना नहीं सकते। और पूंजीवादी को अपनाना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें इंसेंटिव है। लोग काम क्यों करेंगे जब वह अर्जन ही नहीं कर पाएंगे संपत्ति का। तो इसीलिए इस बात को देखते हुए कि साम्यवाद में या मार्क्सवाद में कुछ खामियां हैं, त्रुटियां हैं, और इसीलिए उसको नकार दिया गया, यह भी अच्छी बात नहीं है। अगर किसी मॉडल में कुछ त्रुटियां हैं, खामियां हैं, लेकिन वह कई चीज़ों का उपचार कर सकती है, तो फिर उस खामियों को दूर करने की आवश्यकता है, और यह किया भी जाना चाहिए। आज लगभग सारी सरकारें कल्याणकारी योजनाएं करती हैं, लेकिन वह अपर्याप्त हैं, तथा जो किया भी जा रहा है वह लोगों को अधिकार के रूप में नहीं दिया जाता है, वह एक खैरात के रूप में दिया जाता है। और यही कारण है कि लोगों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाता है। लोगों को जब सरकार कुछ दे देती है तो उसके अंदर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कार्य करने की इच्छा भी मर जाती है, उसकी रचनात्मकता भी मरने लगती है। क्या होगा अगर एक देश में सभी को एक समान शिक्षा मिले, चाहे वह अमीर का बच्चा हो चाहे वह गरीब का बच्चा है, एक ही स्कूल में जाए, और अमीरी और गरीबी का ठप्पा जो है जन्म के साथ ना लगे, वह मेरिट के आधार पर लगे कि आपने क्या अर्जन किया है, आप किस काबिल होंगे, तो यह जो है काफ़ी फेयर समाज होगा और लोग इस पर काफ़ी दिलचस्प लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई समाज कम से कम अभी तक इस पृथ्वी में नहीं बना है। लेकिन कई बार कई सारे बुद्धिजीवी इस बात को कहते हैं कि पूरा विश्व जो है एक मेरिटोक्रेसी के तरफ बढ़ना चाहिए, मेरिट आधारित जो है व्यवस्था होनी चाहिए, और इसी को बढ़ावा देने से ही एक बुद्धिजीवी वर्ग और समाज का विकास होगा, तथा जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट किया जा सकेगा, और जितनी भी समस्याएं हैं उसे भी ख़त्म किया जा सकेगा। तो आज बात मेरिटोक्रेसी के साथ यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।